दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। बीजेपी की एक फॉल्ट लाइन बन गई है। ये फॉल्ट लाइन बीजेपी को 2024 के चुनाव में ले डूबेगी। आपको लग रहा होगा कि मैं यूं ही बोल रही हूं, लेकिन ये सब कुछ तर्क पर आधारित है। ये ऐसा तर्क है जिसे मानने के लिए आप भी मजबूर हो जाएंगे। चाहे आप मोदी जी को वोट देना चाहते हो, फिर भी मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त ये तर्क ये कह रहा है कि मोदी जी एक बड़े नुकसान की तरफ जा रहे हैं। मोदी जी के जो तमाम कैलकुलेशन है, जो भी उनके समीकरण है, जो उनकी चाणक्य बुद्धि है, वो दरअसल बाहर से कुछ और है, लेकिन अंदर कुछ और ही सच्चाई है। आजकल मोदी जी बहुत परेशान है। 3 राज्यों के चुनाव से वो कवर अप तो कर सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से सत्य को बदल नहीं सकते। और सत्य वो ये है कि जिस तरह इन 3 राज्यों में चुनाव के बाद उन्होंने अपनी सरकार बनाई और लोगों के जहन में ये दस्तक दी कि देखिए हम फिर आ रहे हैं 24 में, लेकिन सच्चाई ये है कि उस दस्तक की जरा सी भी आवाज़ मोदी जी को खुद सुनाई नहीं दे रही है। उसकी वजह है क्योंकि मोदी जी ये जान रहे हैं कि इस बार पूरे देश के इन आंकड़ों में उनके गणित, उनके नंबर खत्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। और जिस तरह से ये नंबर कम हो रहा है, उसी तरह से मोदी जी की चिंता बढ़ रही है। और चिंता बढ़ने की वजह यह है कि बीजेपी में जिस तरह धीरे धीरे उनके नंबरों में कटौती हो रही है, वैसे ही राजनीतिक समीकरण अलग तरह से तेजी से दूसरी दिशा में बदल रहे हैं। दरअसल 2024 का बीजेपी का फॉल्ट लाइन प्लान बना है, क्योंकि ये फॉल्ट लाइन को दुरुस्त करने के लिए बना है, जिसमें से बीजेपी 87 लोगों को आउट कर देगी। ये 87 लोग कौन कौन होंगे, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है और एक बड़ा खुलासा भी कह सकते हैं। ये 87 लोग वो हैं जो कि जल्द ही इस बीजेपी की लिस्ट से, इस फेहरिस्त से सांसदों के नाम से आउट हो जाएंगे। इन दिनों सदन चल रहा है। तमाम जो लोकसभा के जो बीजेपी के सांसद हैं, वो जीतकर अपने अपनी जगह से जो आए हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे हैं इस वक्त जो ये जान रहे हैं कि कभी भी अब वो इस सदन की सीढ़ी तक नहीं आ पाएंगे। और वजह क्या है? सिर्फ एक, मोदी जी का फॉल्ट लाइन प्लान। ये फॉल्ट लाइन को ठीक करने का जो प्लान है, उसमें से 87 लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अब ये जो बाहर का रास्ता उन्हें दिखाया जाएगा, उसके पीछे की भी एक पूरी कहानी उन्होंने बनाई है, जो कि बड़ी ही दुरुस्त और जेन्युइन लगती है। उसके लिए हर व्यक्ति को उनकी बात माननी भी पड़ेगी। ऐसा लगता है कि ये पार्टी के लिए बेहतर है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है, या फिर फॉल्ट लाइन प्लान बनाने के लिए ये 87 लोगों को मोदी जी अपनी राजनीति से बाहर का रास्ता इसलिए दिखाना चाहते हैं क्योंकि अब वो उनकी मौजूदगी अपने कैबिनेट में नहीं चाहते हैं। अब वो अपनी कैबिनेट से अगर इनको बाहर कर देते हैं तो आगे की तैयारी उनके कंट्रोल के हिसाब से हो जाएगी। ये समझने की ज़रूरत है। आइए आपको बताती हूँ ये फॉल्ट लाइन क्या है। वेस्ट बंगाल में 42 सीटें, बिहार में 40 सीटें, महाराष्ट्र में 48 सीटें, कर्नाटक में 28 सीटें, कुल मिला के 158 सीटें ऐसी हैं जो कि खतरे की घंटी में हैं, जो बीजेपी के पास पिछली बार ठीक थी लेकिन इस बार नहीं है। 150 लोग पहले भी इस फॉल्ट लाइन के प्लान के चलते बीजेपी से आउट किए गए थे। इस बार 87 लोगों को आउट करने का प्लान है। अब ये प्लान के लिए उन्होंने एक परफॉर्मा बनाया है और इस परफॉर्मा के अंदर 5 स्टेप्स हैं। जो ये 5 कदम पूरे कर लेता है, वो इस परफॉर्मा के मुताबिक सांसदीय के चुनाव की लिस्ट में रह जाएगा, और जो ये पूरा नहीं कर पाएगा वो आउट हो जाएगा। पहले मैं आपको ये पूरे परफॉर्मा का प्लान बताती हूँ क्या है। पहला, उम्र। दूसरा, कास्ट। तीसरा, परफॉर्मेंस। चौथा, विश्वसनीयता। और 5वां, भावी नेता का नाम। अब एक एक को आप ध्यान से समझिए। पहला, उम्र, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कि अगले 15 साल में फिर अगर वो आउट हो जाता है राजनीति से, तो उसे उससे पहले यहाँ से कैसे आउट करना है, उसका प्लान इसके अंदर है। दूसरा है कास्ट। मान लीजिए कोई उनका मजबूत नेता किसी इलाके से, वो ब्राह्मण है और वो टिकट मांग रहा है और उसको वहाँ के समीकरण के मुताबिक नहीं होना चाहिए, तो उसके मुताबिक भी वो छट जाता है। इसी तरह से परफॉर्मेंस,
परफॉर्मेंस का भी पूरा क्राइटेरिया है जिसे फॉर्म में भरा जाता है, उसके बाद उस पर आगे काम किया जाता है। उसके अलावा है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हालांकि खुद बीजेपी का ये परफॉर्मा प्लान जो है वो कई जगह ध्वस्त सा दिखाई देता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पांचवा है भावी नेता का नाम, जो बताया आपको मैंने। भावी नेता का नाम आसपास के इलाके के लोगों के मुताबिक फॉर्म भरवाया जाता है, उसमें अगर ज़्यादातर लोग उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं तो वो भावी नेता के नाम पर उस व्यक्ति के नंबर्स बढ़ जाते हैं। अभी क्या है कि जितने भी ये लोग हैं, इन तमाम लोगों में जो कि उनके पसंदीदा लोग हैं, उन पसंदीदा लोगों को पर ये परफॉर्मा सेट नहीं होता है, ये उन पर लागू नहीं होता है। क्योंकि अगर आप मोदी जी की कैबिनेट में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन 5 कदमों को पूरा नहीं कर पाते हैं, जिनमें कोई ना कोई परेशानी है। शायद और भी बहुत लंबी लिस्ट है इस मामले में। अगर इन परफॉर्मा के हिसाब से नंबर्स काटना शुरू करें तो बहुत सारे लोग बाहर निकल जाएंगे। खैर, लेकिन कुछ जगह पर ये लागू हो रहा है और कुछ जगह पर ये लागू नहीं हो रहा है। लेकिन पहले हम समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार से कि क्या वाकई में बीजेपी की ये फॉल्ट लाइन 2024 में उसे ले डूबेगी। क्योंकि इस वक्त बड़े से बड़े पत्रकार ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए 2024 बहुत मुश्किल होने वाला है, सरकार का आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। वजह ये नहीं है कि जो अभी 3 राज्य जीत गए हैं इससे बढ़ जाएगा, वजह यह है कि पूरे देश के सीटों का जो समीकरण है धीरे धीरे करके वो कमज़ोर होता चला गया है। कहाँ कितना कमज़ोर हुआ है इसको समझते हैं पहले। सुजीत ठाकुर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, दैनिक भास्कर में कई सालों से काम कर रहे हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स उन्होंने फाइल की हैं और बीजेपी की नब्ज को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। और बीजेपी की जो ये फॉल्ट लाइन है, ये मामला क्या है, ये फॉल्ट लाइन जैसा शब्द क्यों निकल के आ रहा है? फॉल्ट लाइन बीजेपी की कैसी हो सकती है? वो तो कई तरह से काम करती है अपनी हर कमी को ठीक करने के लिए, अपने गणित को बढ़ाने के लिए। देखिए विनीता जी, फॉल्ट लाइन का मतलब ये है कि बीजेपी, जैसा आपने कहा भी और मैं भी इस चीज को समझता हूँ, सभी लोग समझते हैं कि वो अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। वो फॉल्ट लाइन है। अभी 3 राज्यों में हिंदी हार्टलैंड में जहाँ हुआ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से जीती यहाँ पर, तो 24 में बहुत आसान लग रहा है। लेकिन भाजपा इसको लेकर के बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं है। उन्हें लग रहा है फॉल्ट लाइन लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने पहले से आइडेंटिफाई कर रखे थे और 2-3 साल से यह प्रक्रिया चल रही है। वो एक प्रक्रिया ये था उस फॉल्ट लाइन को दुरुस्त करने का कि जो उनका 75 साल 70 साल एज ग्रुप वाला था कि इससे ज्यादा एक उम्र के लोगों को टिकट ना दिया जाए लोकसभा चुनाव में। पहला तो फॉल्ट लाइन वहां ठीक करने की बात थी। उसमें अपेक्षाकृत युवा लोगों को देगी। 2014 के बाद 2019 में भी लगभग 150 नए सांसद आए थे जो पहली बार चुन करके आए थे। लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो यहाँ पर अभी जो चुनाव हुए हैं पिछले 5 सालों में, पौने 5 साल में, तो आप देखेंगे भाजपा ने सफलता हासिल की है जहाँ विधानसभा में। और ताजा नतीजों को देखा जाए तो 2 चीजें निकल के आती हैं। पहला तो अर्थमेटिक है और दूसरा केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री को नरेंद्र मोदी रिप्रेजेंट करते हैं और नरेंद्र मोदी का जलवा विधानसभा चुनाव में हमें दिखा, क्योंकि वहां पर किसी भी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी ने अपना सीएम चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया था, जबकि उनके पास कद्दावर लीडर हैं। रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान तो मुख्यमंत्री ही थे, वसुंधरा राजे सिंधिया। तो मोदी के नाम पे लड़ा, मोदी केमिस्ट्री जो है वो काम किया। दूसरा आता है अर्थमेटिक। अगर इन विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर वोट परसेंटेज में कांग्रेस और बीजेपी में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, बहुत नैरो अंतर है। ये अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक पे कांग्रेस अभी भी मुकाबला करने की स्थिति में है। 1-2% का स्विंग से ही अंतर है। हाँ, मध्य प्रदेश में जरूर 6% ज्यादा वोट बीजेपी लेकर गई है, लेकिन लोकसभा चुनाव के हिसाब से वो बहुत निर्णायक उस तरह से नहीं होते हैं। दूसरी बात है कि पिछला चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में हारी थी, उसके बाद जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें मोदी केमिस्ट्री का जलवा था। मध्य प्रदेश को 29 में 28 सीटें जीती थी, छत्तीसगढ़ में 11 में 9 जीती थी, राजस्थान में 25 में 25 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत के गई थी लोकसभा चुनाव में। अब जो फॉल्ट लाइन की बात कर रहे हैं तो पिछले 5 साल में परिस्थितियां काफी बदली हैं कई जगह पर। जैसे पश्चिम बंगाल में, जहाँ पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी
18 लोकसभा सीट जीत करके गई थी। उसके बाद 2 उपचुनाव हुए, उसमें दोनों में भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो 16 का उनका अभी एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां से है। इस बीच में ममता ने विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराया और फिर मजबूत भी हुई। तो एक फॉल्ट लाइन है पश्चिम बंगाल का, जहां लोकसभा की 42 सीटें हैं, भाजपा 18 जीती थी। यहाँ पर अगर भाजपा तो को यार क्या 8-9 सीट 42 की 42 सीटें हाथ से जा सकती हैं बीजेपी के? इतनी फॉल्ट लाइन का ये मेन स्पॉट हो सकता है क्या? निश्चित रूप से आप देखेंगे तो 2019 से पहले भारतीय जनता पार्टी 2-3 सीट जीतती थी, 1-2-3 यही मैक्सिमम बंगाल में रहा भारतीय जनता पार्टी का। तो वो सिनारियो फिर एक बार दिख रहा है। ममता मजबूत हुई है, उन्हें पता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ मोदी से मुकाबला करना है और ममता बनर्जी का स्टेचर बड़ा है और वो बहुत मजबूती से लड़ती हैं। उन्होंने भी पिछली हार से उन्होंने भी सबक लिया होगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए 42 सीट लोकसभा में है। वहां पर एक फॉल्ट लाइन है कि भारतीय जनता पार्टी 18 से अगर 10-12 सीट का नुकसान होता है या 50% का भी नुकसान लिया जाए तो वो एक चिंता का विषय है। उसको कैसे ठीक करेगी, इस पर भारतीय जनता पार्टी। दूसरा, उसके नीचे उतर के हम आते हैं जब बिहार में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी साथ मिलकर लड़े थे पिछला चुनाव, और भारतीय और जनता पार्टी और नीतीश दोनों मिलकर के जब लड़े तो 40 में 39 सीटें जीती। सिर्फ एक सीट कांग्रेस जीत पाई थी, आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली थी लोकसभा में। वहां पर यहाँ पर नीतीश और लालू जी के साथ चले गए हैं, कांग्रेस साथ में है, वामपंथी पार्टी साथ में है। इस कंडीशन में अपने बूते भारतीय जनता पार्टी के लिए वो 39 का आंकड़ा पाना असंभव नहीं तो बहुत ही कठिन है। खास करके जातीय जनगणना की मांग जिस तरह से उठी है और बिहार जैसा जातीय पॉलिटिक्स का जो गढ़ है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान वहां पर होने की संभावना है। अगर मोदी केमिस्ट्री पर वोट नहीं हुआ, अर्थमेटिक पर अगर वोट हुआ वहां पर, जिसके चांसेस हैं, क्योंकि आरजेडी बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है और नीतीश कुमार के साथ ये हमने देखा है, हम सबने देखा है राजनीति में कि वो जब भारतीय जनता पार्टी के साथ होती हैं तो विधानसभा लोकसभा जीतते हैं, जब वो आरजेडी के साथ होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को हरा देते हैं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी 2015 में 52-53 सीट पर अटक गई थी विधानसभा में। तो ये एक फॉल्ट लाइन है। तीसरा जो बड़ा फॉल्ट लाइन है वो महाराष्ट्र है, जहां पर लोकसभा की 48 सीटें हैं और भाजपा शिवसेना गठबंधन था वहां पर, और पिछले चुनाव में वहां पर 48 में शायद 43 सीट दोनों ने मिलकर के जीती थी, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी। शिवसेना 2 धड़े में बट गई, एनसीपी 2 धड़े में बट गई। तो अब भारतीय जनता पार्टी का टूटा हुआ शिवसेना गठबंधन, टूटा हुआ एनसीपी गठबंधन, ये कंडीशन बहुत खराब है। वहां पर अगर 43 में से मान लीजिए 10-12 सीट का भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ तो बहुत बड़ा झटका है। इसके आगे हम आते हैं कर्नाटक, जहां पर लोकसभा की 28 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 25 सीटें जीती थी, 3 सीट ही हारी थी वहां पर। इस बार कांग्रेस जब दोबारा से सत्ता में आई है और येदियुरप्पा एक बहुत बड़े फैक्टर थे कर्नाटक में, भारतीय जनता पार्टी का मतलब येदियुरप्पा वो रिप्रेजेंट करते, उनका केमिस्ट्री भी चलता था। वो अब सीन से बाहर है, पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर जरूर हैं वो, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में विधानसभा चुनाव भी उन्होंने नहीं लड़ा। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बीच में अपनी कमियों को देखा और उस फॉल्ट लाइन को ठीक करने की कोशिश की और इस दिशा में उन्होंने जेडीएस से समझौता किया, देवगौड़ा की पार्टी से समझौता किया उन्होंने वहां पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही। लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वहां पर लिंगायत वोट है, जिसके नेता एक छत्र नेता या निर्विवाद नेता येदियुरप्पा, बीएस येदियुरप्पा वहां पर हैं। अब उनके बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, लेकिन विधानसभा में अपोजिशन का लीडर आर अशोक को बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि वोक्कालिका समुदाय से आते हैं। अब वोक्कालिका समुदाय के आने से यहाँ पर 2 मतलब है, येदियुरप्पा है नहीं, लिंगायत को लग रहा है कि यार ये वोक्कालिका को साधने की कोशिश कर रहे हैं, देवगौड़ा के साथ इन्होंने समझौता किया, उसी देवगौड़ा के साथ जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लड़ते थे, उनके कार्यकर्ता आपस में लड़ते रहे हैं। तो वो बेमेल टाइप का एक है, अभी तक पचा नहीं पाए हैं, बेमेल टाइप का वो एक गठबंधन दिख रहा है। तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है। तो अर्थमेटिक अगर हम बात करें तो, और इसको एक सिंपल अगर अर्थमेटिक के हिसाब से समझे तो बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीती थी बीजेपी। इसका मतलब है कि 240 सीटें ऐसी हैं जो गैर भाजपा दलों के पास हैं। उसमें कुछ एनडीए के सहयोगी भी हैं भाजपा के, कुछ विरोधी भी हैं, कुछ यूपीए के अलायंस भी हैं और कुछ थर्ड पार्टी भी है जो इधर भी जाते हैं उधर भी जाते हैं। इसका मतलब है कि अर्थमेटिक
का नैरेटिव अगर थोड़ा बहुत भी चला, 20-25% भी चला, तो और बीजेपी को नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी को, अच्छा ये 4 स्टेट ऐसे हैं फॉल्ट लाइन वाले जिसमें लोकसभा की 158 सीटें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में 25 में 28, महाराष्ट्र में 48 में 45, बिहार में 40 में 39 और 42 में से 18 सीटें महाराष्ट्र में। तो लगभग 120 सीट के आसपास भारतीय जनता पार्टी, 20 से 40 सीट के आसपास भारतीय जनता पार्टी है इन 4 स्टेट में। अगर यहाँ पर 30-40 सीट का नुकसान हो गया इन चारों स्टेट को मिला करके, तो अपोजिशन में गैर भाजपा दलों के पास सीटों की संख्या ज्यादा चली जाएगी, और ये अर्थमेटिक में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा फॉल्ट लाइन है, जिसको वो ठीक करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे ये एक अलग विषय है। हाँ, इतना जरूर है, अर्थमेटिक में कमजोर पड़ रहे हो, लेकिन केमिस्ट्री जो नरेंद्र मोदी का है वो सिर जर कभी भी बोल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी उसी के बदौलत है। केमिस्ट्री को सुजीत, ये केमिस्ट्री को थोड़ा सा आप डिफाइन कर देंगे, लोग थोड़ा समझ जाएंगे मोदी जी की केमिस्ट्री। नहीं, मोदी जी की केमिस्ट्री हम देख रहे हैं 2013 में गोवा के राष्ट्रीय अधिवेशन में जब मोदी जी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था, तो आपको पता होगा उस समय के सब हम लोग मीडिया वाले जानते हैं कि उस समय में जब वो दिल्ली आए थे, जब कार्यकारिणी से पहले, और यहाँ पर एक कॉलेज में उनका प्रोग्राम हुआ था, तो पहली बार मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हुए थे, और अडवाणी जी को किनारे करके सुषमा स्वराज के झगड़ा, तमाम तरह की चीजें हैं वहां पर कार्यकारिणी में। जब उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था, उसका पूरे देश में एक माहौल बना, और मोदी जी का केमिस्ट्री ये था कि मोदी जी जिस दमखम के साथ बोलते थे, उस समय में कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करते थे, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते थे, जिसके लिए वो जानते हो सिर्फ विकास विकास, और एक एस्पिरेशनल क्लास उन्होंने, जो युवा हमारे है 65% आबादी, उस पर फोकस करके उन्होंने अपना एक नैरेटिव सेट किया था। और उनके लोग और डिलीवरी सिस्टम पर जब आई, तो आप देखेंगे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। तो इस केमिस्ट्री पर ये अर्थमेटिक कितना फिट बैठेगा, मतलब कितना ओवरलैप कर पाएगा, इसको आगे बढ़ पाएगा इससे आगे? देखिए, एक बात आपको मानना पड़ेगा, अर्थमेटिक और केमिस्ट्री इन दोनों के बिना चुनाव जीतना बहुत ही मुश्किल है। अगर बहुत भारी, अगर केमिस्ट्री चल रहा होता, सिर्फ केमिस्ट्री चलता, तो दक्षिण भारतीय राज्यों में भारतीय जनता पार्टी साफ है। तमिलनाडु में 1 सीट नहीं, आंध्र प्रदेश में 1 सीट नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं? इसका मतलब है कि अर्थमेटिक भी एक जरूरी होता है। अब आप जिन राज्यों की हम बात कर रहे हैं, बिहार में मोदी जी का क्या नैरेटिव तो है, मोदी जी की केमिस्ट्री है क्या? लालू यादव का भी वहां पर केमिस्ट्री चलता है, मोदी जी से कम चलता है। वहां नीतीश का भी चलता है, बहुत ज्यादा मोदी जी से कम चलता है, लेकिन चलता है। स्टालिन का चलता है तमिलनाडु में, नवीन बाबू का चलता है उड़ीसा में, ममता बनर्जी का चलता है बंगाल में। तो उनका केमिस्ट्री और उनकी अर्थमेटिक, ये दोनों को ताड़ना। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस जो मुख्य मुकाबले में है, कांग्रेस के पास केमिस्ट्री नहीं है अभी, और अर्थमेटिक में भी वो कमजोर दल है। हाँ, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये चुनाव इतना आसान नहीं है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव खास करके जब दोनों अलग अलग मुद्दे पे होते हैं, तो सिर्फ केमिस्ट्री की बदौलत आप नहीं। आसान नहीं है, जबकि वही फिर मैं एक बात ये कहूंगी आखिरी सवाल के तौर पे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों में जीत दर्ज कराने के बाद बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय जाना और एक जीत का जश्न मनाना, और ये क्या उनको खुद नहीं मालूम है कि इन तीनों राज्यों में जीत दर्ज हुई है, उसके बाद भी हमें कोई 24 में फायदा नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए मैं वही बात कह रहा हूँ, बिल्कुल मोदी जी, नड्डा जी, तो अमित शाह केमिस्ट्री पर खेल रहे हैं, वो अर्थमेटिक पर नहीं जा रहे हैं। नहीं, अर्थमेटिक चिंता का विषय है। अर्थमेटिक को कैसे ठीक किया जाए इसकी कोशिश कर। आप देखेंगे विनोद तावड़े को बिहार का इंचार्ज बनाया गया है, और विनोद तावड़े और वहां पर सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, दोनों इस कोशिश में लगे हुए हैं कि बिहार में जाति के आधार पर लोकसभा में वोट ना पड़े। वहां पर राष्ट्रीय मुद्दा को ऐसा ढूंढा जाए, को ऐसे नैरेटिव चेंज किया जाए कि कास्ट एक तरफ हो जाए और मुद्दा एक तरफ हो जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कास्ट के आधार पर अगर वोट होता है बिहार में, तो भारतीय जनता पार्टी के पास वो कास्ट का कॉम्बिनेशन, वो अर्थमेटिक नहीं है कि वो अपोजिशन को वहां पर मात दे पाए। मुस्लिम, यादव, महादलित, अति पिछड़ा, ये सारे अपोजिशन पार्टी के पास हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ी ताकत है अभी इस वक्त। निश्चित रूप से वो ताकत विजिबल नहीं दिख रहा है, क्योंकि लोग मोदी से कंपेयर करने लगते हैं सीधा कि मोदी के सामने कहां। लेकिन सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं
और बातचीत में वो बोलते भी है कि वो हर इलेक्शन को बहुत ही सीरियसली लेते हैं, वो अपने अपोनेंट को कमजोर नहीं मानते हैं। और अगर हम बिहार की बात कर रहे हैं, बंगाल की बात कर रहे हैं, तो भाजपा तैयारी सिर्फ इसीलिए कर रही है, उसे पता है कि अर्थमेटिक में ममता बनर्जी है, अर्थमेटिक में नीतीश कुमार लालू यादव है, अर्थमेटिक में स्टालिन है, अर्थमेटिक में नवीन पटनायक हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से चुनाव जीतने के लिए कोशिश करेगी। लेकिन बहुत सारे नेता ऐसे भी तो हैं जो अर्थमेटिक में बहुत अच्छे थे लेकिन अब इनके साथ नहीं है, जिनमें से कुछ के नाम आपने लिए भी हैं। हाँ, निश्चित रूप से मैंने अर्थमेटिक में बहुत सारे नेता इनके साथ नहीं है, इसलिए अर्थमेटिक और गड़बड़ हुआ। और भारतीय जनता पार्टी, उनका मेन क्या अर्थमेटिक कैलकुलेट करने के लिए कि उनका एक बड़ा चंक उन्होंने यूथ वोटर्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स, इसको फोकस करते हैं, क्योंकि जिसकी आबादी 65% है। और इसके लिए क्या है, यूथ को आप अट्रैक्ट करने के लिए कुछ करते हुए भी दिखते हैं। वो सीधा क्या है कि हम पुराने नेताओं से, एजेड नेताओं से भरे हुए जिताऊ हों, जीत सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी अल्टरनेट देते हैं। और मुझे अच्छी तरह से जानकारी है भारतीय जनता पार्टी के कि इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो एक संगठित और अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में संगठन में काम करते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने हर सांसद को कहा था कि आपके लोकसभा क्षेत्र में 5 ऐसे युवा चेहरों की पहचान करिए जो भविष्य में आपका अल्टरनेट बन सके। उसमें प्रधानमंत्री ने भी 4 लोगों के नाम, 5 लोगों के नाम अपने हिसाब से सुझाए होंगे, हर व्यक्ति को करना। तो ये एक दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही क्लियर कट है। यूथ हमारा फोकस है, और यूथ तभी होंगे कि हम 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे को आप चुनाव में उतारेंगे और कहेंगे कि हम यूथ को हम एड्रेस कर रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी कुछ छूट दे रखी है, उसमें 2-4 हो सकता है कि एजेड लोगों को टिकट मिल जाए, वो कुछ और फैक्टर डिपेंड करते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होता है लोकसभा का टिकटों का, उसमें यूथ आएंगी। अब महिलाएं आएंगी इस बार, क्योंकि 33% रिजर्वेशन की आपने बात की है, तो कुछ करते हुए दिखेगी भारतीय जनता पार्टी। ये नहीं कि 2029 में लागू होगा तब हम करेंगे, अभी से वो करती हुई दिखेगी। तो ये मुझे लगता है कि ये एड्रेस करने का, केमिस्ट्री को एड्रेस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सब कर रही है। जी बिल्कुल, मतलब कुल मिलाकर के कि बीजेपी को ये मालूम है कि वो कहाँ-कहाँ कमजोर है और वो अपनी कमजोर नब्ज पर ही ज्यादा ध्यान दे रही है। जहां वो कमजोर है वहां विपक्ष मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसी स्थिति में समझने की ये जरूरत है कि इस पूरी सिचुएशन में सबसे बड़ी बात ये कि कैसे विपक्ष इस बात को समझता है और वो ये जानने की कोशिश करता है कि ठीक उसी तरह जैसे बीजेपी अपनी करेक्शंस कर रही है, केमिस्ट्री और अर्थमेटिक पे काम कर रही है, क्या इसी तरह के कॉम्बिनेशन पर विपक्ष भी काम कर रहा है? क्योंकि बीजेपी 2024 में आसानी से सरकार नहीं बना सकती अगर विपक्ष ये समझ जाए कि उसने बीजेपी को कहां-कहां वाकई में कमजोर किया है। कुछ नेता हैं वो समझते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ये पूरी यूनिटी के तौर पर कितना समझ पाएंगे, सवाल ये होगा। तो दोस्तों, आपने समझा कि किस तरह से बीजेपी का ये फॉल्ट लाइन प्लान जो है वो बीजेपी के लिए कितना सहूलियत भरा होने वाला है, कितना उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है, ये तो पता नहीं। लेकिन ये ज़रूर पता है कि जो हाल ही में मोदी जी ने गारंटी ली है कि मोदी है तो गारंटी है, अभी खुद मोदी जी इस गारंटी पर बड़ा विचार कर रहे हैं। खुद उनको चिंता है कि ये गारंटी क्या वाकई में पूरी हो पाएगी या फिर ये फॉल्ट लाइन उन्हें ले डूबेगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।